गुड मॉर्निंग क्लास। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट आयनिक विलयनों की चालकता के मापन की। तो जब भी जो है हम आयनिक विलयनों के चालकता का मापन करते हैं तो हमें जो है अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है, जिसमें कि दो प्रकार की समस्याएं जो है मुख्यतः होती है। जब भी जो हम किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध का मापन या फिर चालकता का मापन करते हैं तो हमें जो है दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या यह है कि दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट प्रवाहित करने पर जो है विलयन के संगठन का बदल जाना। अर्थात जब भी जो है हम आयनिक विलयन में जो है डायरेक्ट करंट को प्रवाहित करते हैं तो जो आयनिक विलयन का संगठन होता है उसमें चेंज आ जाता है, यानी कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और जो दूसरी समस्या है उसमें क्या होता है, विलयन को जो है क्या है धात्विक तार से नहीं जोड़ा जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार से जो हम ठोस चालक को जो है धात्विक तार से जोड़ सकते हैं, इसमें क्या होता है आयनिक विलयनों को जो है तार की सहायता से नहीं जोड़ा जा सकता है। अर्थात क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो विलयन होता है वह तरल होता है, तो तरल होने के कारण जो है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होने के कारण जो है इन्हें जो है तार की सहायता से नहीं जोड़ा जा सकता है। और इन्हीं दोनों समस्याओं के निवारण के लिए जो यहाँ पर उपाय दिए गए हैं, जो कि पहला क्या है, पहली जो समस्या है उसके निवारण के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के स्थान पर जो है अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करके जो है हम पहली वाली समस्या को निवारित कर सकते हैं। और जो दूसरी समस्या है उसमें क्या किया जाता है, उस समस्या के निवारण के लिए जो है हम क्या करते हैं, चालकता सेल का निर्माण करते हैं। और किसकी मदद से, प्लेटिनम फॉयल की सहायता से जो है चालकता सेल का निर्माण किया जाता है। और चालकता सेल के जो है अलग अलग डिजाइन यहाँ पर जो है उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में जो है अलग अलग डिजाइन, दो प्रकार के डिजाइन जो है दो अलग अलग प्रकार के चालकता सेल जो है प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी सहायता से जो है हम आयनिक विलयनों की चालकता का मापन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्लेटिनम ब्लैक से पेंट किए हुए इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेटिनीकृत प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि क्या है एक एनोड की भांति कार्य करता है और एक कैथोड की भांति कार्य करता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वह कैपिटल ए मान लिया जाता है, और जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है वह स्मॉल एल मान ली जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो विलयन होता है वह एल लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का कॉलम होता है, यानी कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच में जो है विलयन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जो हम इस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करके जो है साथ ही इसके बाद जो हम सेल स्थिरांक की गणना करके जो है इसकी चालकता यानी कि आयनिक विलयनों की चालकता का निर्धारण जो है इन अलग अलग डिजाइन से जो है कर सकते हैं, जो कि क्या होते हैं चालकता सेल के डिजाइन जो है। इन चालकता सेल के डिजाइनों से जो हम आयनिक विलयनों की चालकता का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट सेल स्थिरांक की यानी कि सेल कांस्टेंट की। तो बात करते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है। यदि हमारे पास किसी चालक के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है स्मॉल एल हो तथा उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, कैपिटल ए हो, तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को जो है हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। अर्थात किसी चालकता सेल में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के अनुपात को जो है सेल स्थिरांक या फिर सेल कांस्टेंट कहा जाता है। और किसी चालकता सेल के सेल स्थिरांक को जो है कैपिटल जी स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेल स्थिरांक कैपिटल जी स्टार इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन ए, अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अपॉन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। लेकिन हमें पता है कि प्रतिरोध जो हमने प्रतिरोधकता से गणना की थी, तो प्रतिरोध का मान क्या आया था वहां पर, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। और हमें पता है कि जो रो और कप्पा के बीच में संबंध होता है वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है रो होता है वह विशिष्ट चालकत्व यानी कि कप्पा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक दूसरे में रो और जो कप्पा है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो जो यहाँ से क्या है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन काप्पा।
तो हम रो इज इक्वल टू 1 कापा का मान जो है इस वाली इक्वेशन में पुट करके जो है आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू 1 कापा इंटू एल अपॉन ए। और यहाँ पर जो है इस आर के मान में जो है हम एल अपॉन ए का मान जो है कैपिटल जी स्टार रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो सेल स्थिरांक होता है एल अपॉन ए के अनुपात को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम आर इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन कापा इसको लिख सकते हैं। यहाँ से जो है पक्षांतरण करके जो है सेल स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कापा। अर्थात हम जो है चालकता सेल को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालकता सेल के प्रतिरोध आर एवं विशिष्ट चालकत्व यानी कि कापा के गुणनफल को जो है सेल स्थिरांक कहा जाता है। अर्थात यहाँ से जो है हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं किसके, सेल स्थिरांक के। जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कापा इज इक्वल टू एल अपॉन ए। इस प्रकार से जो है हमें जब भी जो है किसी चालकता सेल के सेल स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाता है तो हम इस सेल स्थिरांक के मान का उपयोग जो है किसी भी विलयन का प्रतिरोध या फिर चालकता मापने में कर सकते हैं। और प्रतिरोध को मापते किससे, हम प्रतिरोध का मापन जो है हम व्हीट स्टोन सेतु से यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज से माप सकते हैं। जो भी अज्ञात प्रतिरोध वहाँ पर होता है उसका मापन जो है हम किससे करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु से। व्हीट स्टोन सेतु को जो है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग होगा। तो इसमें क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से जो है हम अज्ञात प्रतिरोध के मान की गणना कर सकते हैं। और जब हमें जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है तो हम आयनिक विलयनों की चालकता का मापन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अज्ञात, जब हमें जो है यहाँ पर सेल स्थिरांक का मान प्राप्त हो गया यानी कि जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर इंटू कापा, तो यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है हम इस डायग्राम की मदद से जो है ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होता है R2। यहाँ पर हमारा जो है अज्ञात प्रतिरोध है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3। और अज्ञात प्रतिरोध के मापने के लिए जो ये व्हीट स्टोन सेतु होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक ओसिलेटर लगा होता है और साथ ही इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जुड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, एक पी यानी कि ये पी जो है संसूचक यानी कि जो है एक हेडफोन या फिर कोई अन्य युक्ति जो है विद्युत युक्ति लगी होती है। और जब जो है इस हेडफोन में जो है कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो जो यह ब्रिज होता है यह संतुलित होता है। तो इस परिस्थिति में जो है ये R2 का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि क्या होता है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3। जब हमें अज्ञात प्रतिरोध भी और सेल स्थिरांक का मान भी ज्ञात हो जाता है तो इन दोनों के मान को ज्ञात करके जो है हम चालकता सेल की चालकता का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट विद्युत अपघटनी विलयनों की तुल्यांकी चालकता की, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है विलयन की तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला दिया गया, जो कि होता है विलयन की विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक विलेय वाले विलयन का आयतन, और किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो है हम यहाँ पर जो है तुल्यांकी चालकता को जो है परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है उन सब आयनों की चालकता होती है, यानी कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता जो है उन सब आयनों की चालकता के बराबर होती है, जो कि क्या है, जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL यानी कि V आयतन में विलय करने या फिर विलय करने का मतलब घूलने से उत्पन्न होती है। अर्थात किसी दिए गए निश्चित आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयन चालकता शक्ति को जो है तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और तुल्यांकी चालकता को जो है लैम्डा EQ से प्रदर्शित किया जाता है। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा इंटू V, और V किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। विशिष्ट चालकता को जो है कापा से प्रदर्शित किया जाता है और आयतन जो है V। और यहाँ पर जो V है यानी कि जो आयतन है वह सेंटीमीटर क्यूब में है, और जिसमें कि क्या है 1 ग्राम तुल्यांक विलेय उपस्थित हों। और जो तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर दूसरी तरीके से जो है सीमेंस यानी कि S सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। यदि हम SI मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर की जगह पर क्या आ जाएगा, मीटर। तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर
एस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी चालकता सेल में एकांक दूरी पर रखे गए इलेक्ट्रोड और भी आयतन में घुले हुए एक मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता को जो है मोलर चालकता कहते हैं। और इसे क्या है लैम्डा एम द्वारा सूचित किया जाता है। मोलर चालकता में क्या है मोल का यूज होता है और जो तुल्यांकी चालकता है उसमें क्या होता है 1 ग्राम तुल्यांक का प्रयोग किया जाता है। तो इसे जो है लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात मोलर चालकता लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू भी। और यहाँ से जो है भी हमें पता है कि भी क्या होता है सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/c। जब हम 1/c जो है भी की जगह पर रखते हैं तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि कापा अपॉन सी, जहाँ पर भी इज इक्वल टू 1/c हमने मान रखा है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर इसको ओम इनवर्स को जो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अर्थात मोलर चालकता क्या होती है किसी निश्चित आयतन में उपस्थित यानी कि किसी दिए गए निश्चित आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल द्वारा उपलब्ध कराई गई आयन चालकता शक्ति को जो है आणविक या फिर मोलर चालकता कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में जो है परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अर्थात सांद्रता को बढ़ाने पर चालकता घटती है या बढ़ती है, या फिर मोलर चालकता घटती है या बढ़ती है। तो किसी वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है उसे घटाने पर जो है चालकता यानी कि कापा का मान जो होता है वह घटता है। अर्थात यदि हम भी का मान जो है बढ़ाते हैं यानी कि आयतन में वृद्धि करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भी इज इक्वल टू क्या होता है 1/c, या फिर हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1/v। तो हम यदि आयतन को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्या होगा सांद्रता में कमी आएगी यानी कि c के मान में कमी होगी। c का मान क्या होगा डिक्रीज होगा। यदि c का मान डिक्रीज होता है तो जो कापा का मान है चालकता का मान है उसमें भी कमी आएगी। और कमी क्यों आती है क्योंकि सांद्रता घटने पर जो है प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या में क्या हो जाती है कमी हो जाती है। इसलिए जो है दुर्बल एवं प्रबल वैद्युत अपघट्य दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटने पर जो है चालकता हमेशा क्या होती है घट जाती है। और जबकि सांद्रता घटने पर जो है आयतन का मान बढ़ जाता है जिससे क्या होता है जिससे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है क्योंकि यदि हम जो है आयतन के मान में वृद्धि करते हैं तो c का मान यानी कि सांद्रता के मान में कमी हो जाती है और जिससे क्या है मोलर चालकता का मान इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला जो है मोलर चालकता का क्या होता है कापा इंटू भी। यदि भी के मान में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है मोलर चालकता के मान में भी वृद्धि होगी। ये तो बात रही स्टूडेंट सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। सांद्रता घटने पर जो है चालकता के मान में कमी होती है और किसमें वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। यानी कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी आने पर जो है चालकता का मान घटता है और मोलर चालकता का मान वृद्धि होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सीमांत मोलर चालकता की यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो सीमांत मोलर चालकता क्या होती है जब जो है हम किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को घटाकर जो है शून्य कर दें यानी कि c का मान जो है शून्य कर देंगे तो जो v का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव क्यों होगा क्योंकि c इज इक्वल टू जो होता है 1/v होता है या फिर v इज इक्वल टू 1/c। अर्थात v इज इक्वल टू 1/c और यहाँ पर c की जगह पर क्या है 1/0 रख देते हैं 0 रख देते हैं c इज इक्वल टू तो v क्या हो जाएगा 1/0 को जो मान होता है इन्फिनिटिव होता है। तो इसलिए v इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब जब c का मान 0 होता है और c इज इक्वल टू क्या होता है 1/v या फिर तो c का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। और जब c का मान 0 हो जाएगा तो v का मान क्या हो जाएगा आयतन का मान जो है इन्फिनिटिव हो जाता है।
अर्थात जब किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता जो है घटकर शून्य हो जाए और आयतन क्या है अनंत हो जाए तो उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है क्या होती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। यानी कि सीमांत मोलर चालकता को जो है लैम्डा एम नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो है दूसरी कंडीशन दिखाई गई है जिसमें क्या है V इज इक्वल टू इन्फिनिटिव कब, जब C का मान जो है 0 हो तो लैम्डा M का मान जो है लैम्डा इन्फिनिटिव हो जाता है। अर्थात मोलर चालकता का मान जो है अनंत मोलर चालकता के बराबर हो जाता है। जो यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटिव M है वह जो है अनंत मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो है लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इन्फिनिटिव एम जो है किस प्रकार से होते हैं। लैम्डा नॉट एम का मतलब है कि यहाँ पर जो है C इज इक्वल टू 0 की रिस्पेक्ट में जो है लैम्डा नॉट एम होता है। यानी कि जो मोलर चालकता होती है C इज इक्वल टू 0 की रिस्पेक्ट में मानी जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, सीमांत मोलर चालकता। और जब V इज इक्वल टू इन्फिनिटिव के रिस्पेक्ट में जो है चालकता का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे कहा जाता है लैम्डा इन्फिनिटिव एम, यानी कि अनंत मोलर चालकता। तो जो लैम्डा नॉट एम होता है वह होता है सीमांत मोलर चालकता और जो लैम्डा इन्फिनिटिव एम होता है वह होता है अनंत मोलर चालकता। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सारणी दी गई है सीमांत मोलर चालकताओं से संबंधित, यानी कि 298 केल्विन पर जो है कुछ आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताओं के मान दिए गए हैं। यहाँ पर जो है धनायनों की जल में सीमांत मोलर चालकता है और जो दूसरा है ऋणायनों की जल में सीमांत मोलर चालकताओं के मान दिए गए हैं, जिसको कि आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ये तो हमने बात की सीमांत मोलर चालकता और अनंत मोलर चालकता की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सांद्रता के साथ जो है मोलर चालकता में किस प्रकार से वेरिएशन आता है, यानी कि किस प्रकार से जो है मोलर चालकता में परिवर्तन होता है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में जो है मोलर चालकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। हमने जो है पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि वैद्युत अपघट्य के दो प्रकार होते हैं, जो कि पहला क्या है प्रबल वैद्युत अपघट्य और जो दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, जो वह वैद्युत अपघट्य जो कि क्या है जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल हमने देखे थे NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया आदि। और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं ये क्या होते हैं, वह वैद्युत अपघट्य जो कि जल में कंप्लीटली आयनित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH हो गया, NH4OH हो गया। तो इस प्रकार से जो हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की परिभाषाओं को देख लिया था। यहाँ पर जो है मोलर चालकता के साथ जो है सांद्रता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसे देखते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की यहाँ पर समीकरण दी गई है, जो कि क्या है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस AC की पावर कितनी है, AC की पावर हाफ, यानी कि A अंडर रूट C। यहाँ पर जो C की पावर 1/2 है उसको अंडर रूट C भी लिख सकते हैं। अंडर रूट C इज इक्वल टू C की पावर 1/2 होता है। और यहाँ पर जो है जो लैम्डा एम है वह मोलर चालकता है और जो लैम्डा नॉट एम है वह सीमांत मोलर चालकता है और जो A है वह कांस्टेंट है और जो C है वह क्या है सांद्रता है। इस इक्वेशन को जो है हम अनंत मोलर चालकता के लिए भी लिख सकते हैं, जो कि किस प्रकार से लिख सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव एम माइनस A अंडर रूट C, जहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटिव एम क्या है अनंत मोलर चालकता है। और इस इक्वेशन को जो है डीबे-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन कहा जाता है। और हमने जो है अभी बात की थी कि जब सांद्रता के मान में जो है कमी आती है तो लैम्डा एम का मान जो है वृद्धि होती है, और यदि सांद्रता के मान में वृद्धि होती है तो लैम्डा एम यानी कि जो मोलर चालकता होती है उसमें कमी होती है। यदि सांद्रता के मान में कमी आएगी तो लैम्डा एम के मान में वृद्धि होगी, यदि सांद्रता के मान में वृद्धि होगी तो लैम्डा एम के मान में कमी होगी। यह दोनों कंडीशन जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों के लिए होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम ग्राफ देखते हैं लैम्डा एम और
सांद्रता के बीच में। तो पहले प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए देखते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर होता है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, यदि सी के मान में कमी आती है तो लेमडा एम के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। सी अगर डिक्रीज होता है तो लेमडा एम का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डॉट डॉट दिखाए गए हैं, जैसे कि जो है यहाँ से शुरू किया गया है। तो यदि सी का मान कम हो रहा है तो लेमडा एम का मान क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और जो यहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लेमडा एम और सी के बीच में जो ग्राफ प्राप्त होता है वह रैखिक ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कि सरल रेखा हमें जो है ग्राफ की प्राप्त होती है, जो कि क्या है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो जब जो है यहाँ पर इस समीकरण में जो है सी का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर जो है सी का मान बराबर 0 रखने पर अंडर रूट सी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है, अंडर रूट सी बराबर 0 हो जाएगा तो लेमडा एम का मान क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एम के बराबर हो जाएगा। अर्थात ग्राफ में जो है सी इज इक्वल टू 0 से जो है लेमडा एम इज इक्वल टू क्या हो जाती है, जो मोलर चालकता होती है वह सीमांत मोलर चालकता के बराबर हो जाती है। और इसी स्थिति को जो है एक्स्ट्रापोलेशन कहा जाता है, यानी कि बहिर्वेशन जो है कहा जाता है। अर्थात एक्स्ट्रापोलेशन को जो हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण के ग्राफ वाली जो सरल रेखा होती है किस पर, सी बराबर 0 पर, तो जो सरल रेखा होती है सी बराबर 0 पर जो है वाई एक्सिस वाली रेखा से जो है जब मिलती है, इस रेखा से जो जब है यह सरल रेखा मिलती है तो यहाँ पर जो है लेमडा एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लेमडा नॉट एम के बराबर हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, बहिर्वेशन बोला जाता है। यानी कि वह वाई एक्सिस पर जो है सरल रेखा जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है उसका जो है टच होना, इस ग्राफ का जो है वाई एक्सिस पर यहाँ पर टच होना जो है बहिर्वेशन कहलाता है, यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। और यह कब होता है, जब सी इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जो लेमडा एम और सी के बीच में ग्राफ की। तो इसमें क्या होता है, पहले जो है सांद्रता का मान घटने पर जो है मोलर चालकता का मान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अनंत तनुता की स्थिति आ जाती है। मतलब पहले जो है धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन अनंत तनुता की स्थिति आ जाती है। सांद्रता का मान जब बहुत कम हो जाता है तो उसे अनंत तनुता कहा जाता है। और अनंत तनुता की स्थिति आने पर जो है मोलर चालकता के मान में जो है एकाएक अचानक से जो है एकदम से जो है वृद्धि हो जाती है। अर्थात सांद्रता का मान जो है बिल्कुल कम होने पर जो है अनंत तनुता की स्थिति उत्पन्न होने से जो है लेमडा एम का अचानक मान में बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है, अचानक से जो है मान में उछाल आ रहा है। यहाँ पर जो ग्राफ है बिल्कुल पैराबोलिक टाइप में बन रहा है। और इस लेमडा एम के मान में जो है अचानक वृद्धि होने के कारण से जो है यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन नहीं हो पाता है, यानी कि यहाँ पर जो है ग्राफ वाली लाइन जो है वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाती है। यदि हम आगे इसको जो है बढ़ाते हैं तो ये जो है ऊपर जाएगा, ना कि इसके क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इससे जो है यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन नहीं हो पाता है। और एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होने के कारण से क्या होता है, हमें लेमडा नॉट एम का मान यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ पर जो है ये केसीएल के लिए ग्राफ है। और यहाँ पर जो है यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में जो है केसीएल के लिए यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में किसके लिए, CH3COOH के लिए जो है ग्राफ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य में नहीं हो पाता है ग्राफ में, जिससे क्या होता है लेमडा नॉट एम का मान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस और जो हमारा ग्राफ वाली लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है और एक्स्ट्रापोलेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर लेमडा एम क्या है, एकदम से वृद्धि होने से जो है लेमडा नॉट एम का मान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो है हम प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता के साथ जो है मोलर चालकता में परिवर्तन को समझ सकते हैं ग्राफ की मदद से। जो है जब हम जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लेमडा एम और सी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, लेमडा एम और सी के बीच में ग्राफ बनाने से जो है यहाँ पर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पर जो है इस ग्राफ में जो है यहाँ पर क्या है, दोनों ग्राफ को जो है एक साथ प्रदर्शित किया गया है। यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जो है लेमडा एम और सी के बीच में ग्राफ भी जो है इसी डायग्राम में दिखाया गया है। और केसीएल यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए भी एक ही जो है ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है।
तो प्रबल वैद्युत अपघट्य तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जो है यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है, यानी कि लेमडा एम और सी के बीच में जो कि है ग्राफ है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू इंजॉयड। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।